चलो भाई करो शुरू लेक्चर नंबर। अच्छा क्लास पूरी हो लेने पेज 457 पे आए। पर्टिकुलर्स ऑफ मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न। हर महीने जो सेल्स टैक्स रिटर्न आपने जमा करानी होती है उसमें क्या होना चाहिए। पेज नंबर 457 आपका सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर यानी होंडा का अपना नेम एड्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ बायर, उनके एनआईसी वगैरह अगर अनरजिस्टर्ड हैं तो वो ये मैंने बात आपको पढ़ाई थी कि अगर एक ऐसा रिटेलर है जिसकी एक ट्रांजैक्शन लाख रुपए से कम है तो वो बेशक एनआईसी ना भी मांगे तो खैर है। ये सेक्शन 23 में बात पड़ी थी। ये आप अपनी मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं जो 15 तारीख को जमा करानी होती है। किस दिन बिल इशू किया, ये सारा वही टैक्स इस तरह पढ़ा हुआ हमने, जान एंड फैब्रिक टैक्स क्रेडिट, वैल्यू ऑफ सेल, आउटपुट टैक्स, लोकल सेल पे कितना, एग्जाम्प्ट सेल पे तो होता ही नहीं आउटपुट टैक्स, जीरो रेट सेल पे भी 0% होता है, परचेजेस कितनी है, इनपुट आपका कितने किस्म का है, एरियर्स पुराना टैक्स अमाउंट पेबल रिफंडेबल। अच्छा ये जरा देखिएगा, रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिपॉजिट इन बैंक, सेल्स टैक्स कहां जमा कराया जाएगा, बैंक में, और इसका नाम क्या होगा, सेल्स टैक्स पेबल। अच्छा अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा, जिस महीने में कोई एक्टिविटी ना करूं और मेरी दुकान बंद रहे तो क्या उस महीने भी मुझे सेल्स टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, या उस महीने सेल्स टैक्स ना भी जमा वो रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी, या उस महीने रिटर्न ना भी जमा करवाऊं तो खैर है, रिटर्न तो जमा करवानी पड़ेगी। इन केस नो सेल्स टैक्स इज पेएबल ही शैल फाइल निल रिटर्न। तो जिस महीने आपने कोई सेल्स टैक्स एक्टिविटी नहीं की, ना चीजें खरीदी ना चीजें बेची, तो उस महीने भी आपको बोले क्या करना पड़ेगा, हाँ आपको रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। ओके, इन केस नो सेल्स टैक्स इज पेएबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन ही शैल फाइल अ निल रिटर्न, वो एक निल रिटर्न जमा कराएगा विदाउट डिपॉजिटिंग एनी टैक्स, और कोई टैक्स जमा नहीं करवाएगा। अच्छा ये एक्सटेंशन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न के साथ लिख लें चैप्टर 15, तो ये चैप्टर 15 में कवर हो जाएगा, तो इसकी आप टेंशन मत लें, चैप्टर 15 में ये कवर हो जाएगा। ओके अच्छा भाई बहुत ही मादरत के साथ मैं फिर जरा बच्चों का इंतजार कर लूं। पेज 453 पे आए, पेज 453 पे 11A शॉर्ट पेड अमाउंट रिकवरेबल विदाउट नोटिस, शॉर्ट पेड अमाउंट रिकवरेबल विदाउट नोटिस। टैक्स वाले कोई ड्रावा ड्रूवा नहीं देने आएंगे। मिसाल के तौर पे आपका आउटपुट है 70 और आपका इनपुट है 20, पेबल कितना बना 50, और आपने पे किया 42, यानी आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरा बिल कितना है 50 और पे कितना कर रहे हैं 42। तो आप बताएं क्या ये शॉर्ट पेड अमाउंट है, यानी आपने अपने मुंह से बैंक को जाके कहा मेरा टैक्स बनता है 50 लेकिन जमा कितना करवाया 42। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन पेज टैक्स लेस देन इंडिकेटेड इन रिटर्न, कोई बता सकता है इंडिकेटेड इन रिटर्न कितना है और पे कितना किया 42। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन पेज टैक्स लेस देन इंडिकेटेड इन हिज रिटर्न, द शॉर्ट पेड टैक्स 8 रुपए, पेज टैक्स पे किया 42, लेस देन इंडिकेटेड इन हिज रिटर्न 50, द शॉर्ट पेड 8, नोट कर लें, द शॉर्ट पेड टैक्स आपकी रिटर्न पे कितना लिखा हुआ था, पे कितना किया 42, शॉर्ट पेड 8 है, जारी बात है इस 8 के ऊपर कोई लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट भी होगा। शेल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, ये उसे ले लिया जाएगा बाय स्टॉपिंग रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस प्रेमिसेस। क्या मतलब, बाय स्टॉपिंग रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस प्रेमिसेस, उसका जो बिजनेस प्रेमिसेस होगा उसमें से उसको चीजें रिमूव करने या बेचने की इजाजत नहीं होगी, यानी कि उसकी दुकान पे ताला लगा दिया जाएगा एंड सील कर दी जाएगी, एंड थ्रू अटैचमेंट ऑफ बिजनेस बैंक अकाउंट, और उसके बिजनेस बैंक अकाउंट भी सील कर दिए जाएंगे, उसमें से वो पेमेंट्स नहीं कर सकेगा। तो ये दो सजाएं हैं, नंबर 1 स्टॉपिंग रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस प्रेमिसेस, और दूसरी सजा है थ्रू अटैचमेंट ऑफ बिजनेस बैंक अकाउंट। जुर्म क्या है, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन पेज लेस टैक्स देन इंडिकेटेड इन हिज रिटर्न। ओके अच्छा ये जो सब कुछ किया जाएगा ना, इससे पहले उसे कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया जाएगा कि वजह बताओ क्यों ना तुम्हारी दुकान बंद कर दें, क्यों ये पंगा उसने खुद लिया है, ये पंगा उसने खुद लिया है। अगर आप जाते जाते डीओजी को खुद छेड़ दें और फिर वो आपको काट ले, फिर वो कहेगा मैं बात करके नहीं बाइट करूंगा, मैंने तुझे डर तू खुद पंगे लेने आया। तो अगर आप कभी खुद पंगा ले लें, पंगा क्या लिया आपने 42 पे किया, 50 मुंह से कह रहे हैं और 42 पे किया, तो दिस शैल बी रिकवरेबल विदाउट एनी बार्किंग, तो बार्किंग शो कॉज नोटिस यहां कोई नहीं होगा। अच्छा लेकिन भाई असल में जब भी आप टैक्स जमा ना कराएं ना तो याद रखिएगा फिर आपने 3 चीजें जमा करानी होती है। जब भी आप टैक्स जमा ना करवाएं तो आपने 3 चीजें जमा करवानी होती हैं।
नंबर 1 आपने जमा करवाना होता है टैक्स जो आपने जमा नहीं करवाया था। नंबर 2 जैसे होंडा की बात करें 5,10,000 जमा करवाने, तो 5,10,000 जमा करवाएगा नंबर 1। नंबर 2 लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट जमा करवाएगा, लेट पेमेंट पर। और तीसरा आप होते कौन है टाइम पे टैक्स ना जमा करवाने पड़े, 10-15,000 रुपए जुर्माना भी देते हैं आप। तो ये 3 चीजें होती हैं जो लेट टैक्स जमा कराने पे जमा कराई जाती हैं। एक तो जो लेट टैक्स जमा कराना था नहीं कराया वो टैक्स, दूसरा लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट, और तीसरा जुर्माना। ये 3 चीजें आपने जमा करानी होती हैं। अच्छा, जब आप जी वो मैं बताऊंगा शो कॉज नोटिस क्या है। ये बिल्कुल एक अलग सिनेरियो है जिसमें आप रिटर्न पे कुछ और टैक्स पे कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और वैसे कोई और जमा करवा रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक स्पेसिफिक सिनेरियो है। However, penalty will be imposed after giving a show cause notice. तो आपने कितने रुपए जमा नहीं करवाए? 8 रुपए जमा नहीं करवाए। अब आपने 8 रुपए जमा नहीं करवाए, आपको जो सजा मिलेगी वो 3 मिलेंगी। नंबर 1 8 जमा करवाओ, नंबर 2 इंटरेस्ट जमा करवाओ जितना लेट पे किया 8, नंबर 3 जुर्माना दो। ये जो 3 सजाएं हैं इनमें से ये जो 2 सजाएं हैं इनमें नो शो कॉज नोटिस, ऐसा ही है, नो शो कॉज नोटिस। इससे पहले अगर ये सजा आप देना चाहते हैं तो इशू शो कॉज नोटिस, तो फिर आप शो कॉज नोटिस इशू करें। तो आप उससे टैक्स 8 रुपए मांगने मांगे ड्राई बगैर, आपने उससे जुर्माना मांगने सॉरी इंटरेस्ट मांगने लेट पेमेंट पे मांगे आप उससे इंटरेस्ट। ये करते हुए आप उसका बैंक अकाउंट बंद कर दें, आप उसकी दुकानें क्लोज कर दें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप उससे जुर्माना लेना चाहते हैं तो आपने कितनी सजा दी है? आप ये तीसरी। तो तीसरी सजा देते हुए आप उसे क्या देंगे? शो कॉज नोटिस देंगे। ओके, ये आखिरी लाइन समझ आ गई। हाउएवर पेनल्टी विल बी इंपोज्ड आफ्टर गिविंग अ शो कॉज नोटिस। पेनल्टी लगाई जाएगी शो कॉज नोटिस देने के बाद। अच्छा भाई, ये हमने चीजें छोड़नी नहीं है। 11B भी लिख लें, ये चैप्टर 15 के साथ होगा, अभी नहीं हो सकता। चैप्टर 15 में पूरा एक रिदम चल रहा होगा इन चीजों, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट है उस चैप्टर से। तो 2 चीजें मैंने छुड़वा दी हैं चैप्टर में, 2 सेक्शन, एक थोड़ी देर पहले और एक आप। ये चैप्टर 15 से हम करेंगे। अच्छा भाई, अब वापस आ जाएं जो कल वाली हम बात कर रहे थे। अच्छा पहले जरा कल वाला ना रिवाइज करते हैं। अच्छा भाई, एक रिफंड कल हमने पढ़ा था सालाना मिलेगा, एक रिफंड हमने पढ़ा था माहाना मिलेगा। ये 2 रिफंड है, एक रिफंड हमें सालाना मिलेगा और दूसरा रिफंड हमें माहाना मिलेगा। इन दोनों में जरा डिफरेंस देखिएगा। मोहतरम, अगर पेज 465 मशहूर ज़माना आपके जहन में हो तो पेज 465 के ऊपर शायद आपको याद हो कि ये वो गाड़ियां थी जो पाकिस्तान में बेची हैं, ये वो गाड़ियां थी जो बाहर के मुल्क में बेची हैं, ये वो होली कुरान था जो एग्जेम्प्ट सेल था। ठीक है, तो जरा जल्दी बैठ जाओ। तो अब बात गौर से सुनते रहो, पेज 465 पे हैं हम। ये वो गाड़ियां जो पाकिस्तान में बेची हैं, ये वो गाड़ियां हैं जो बाहर के मुल्क में बेची हैं, ये वो होली कुरान है जो पाकिस्तान में बेचे हैं। इसका इनपुट रिफंड हो जाता है, ये इनपुट रिफंड होता है इसका माहाना। माहाना का मतलब क्या होता है? यानी ये जो 136 रुपए है ना, ये 31 जनवरी के महीने का इनपुट है, मुरलीधरन की गाड़ियों वाला जो उसके अंदर टायर इस्तेमाल हुए हैं। ये 136 माहाना रिफंड होगा। माहाना से क्या मुराद है ये जरा समझे। जनवरी का एंड आएगा, अब जल्दी जल्दी 2, 3, 4 फरवरी को भाग भाग के रिफंड एप्लीकेशन जमा करवा दें, उसके 45 दिन बाद आपको रिफंड मिल जाएगा। फिर सर आप महाना क्यों बोल रहे हैं वो मैं बताता हूं। इसी तरह फरवरी का महीना आएगा, उसमें जितनी एक्सपोर्ट सेल हो उसका 2-3 मार्च को जाके रिफंड एप्लीकेशन जमा करवा दें, और रिफंड एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद आपको जो है 45 दिनों में रिफंड मिल जाएगा। तो अगर आप डीप डाउन सोचें तो हर महीने आपको कोई रिफंड आ रहा होगा, 2 के पुराना आ रहा होगा, लेकिन महाना बेस पे एक सर्कल चल रहा होगा, हर महीने आपको एक्सपोर्ट सेल का। लेकिन ऑब्वियसली जनवरी की अगर आप सेल की बात करेंगे तो फरवरी में रिफंड एप्लीकेशन जमा करवाएंगे तो मार्च में जाके 45 दिन पूरे होंगे, फिर आपको रिफंड मिलेगा। इसी तरह फरवरी की रिफंड एप्लीकेशन आप 2-3 मार्च को जमा करवाएंगे जाके, और 45 दिन अप्रैल में पूरे होंगे, फिर आपको रिफंड मिलेगा। तो माहाना एक रिफंड सर्कल चलता रहेगा। तो मोहतरम, इस पेज पे 136 के साथ आप लिख लें आके सेक्शन नंबर 10 जो कल हमने बाद में पढ़ा था। सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 खास है जीरो रेट सेल के लिए। सेक्शन नंबर 10 खास है
जीरो रेट सेल के लिए। चलें जी, ये देखें भाई, सेक्शन 10 जो हमने पढ़ा था, रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स। इफ इनपुट एक्सीड द आउटपुट बिकॉज ऑफ जीरो रेट सेल, तो महाना बेस पे 45 डेज में रिफंड मिल जाएगा। ये सेक्शन खास है, लिख लें, जीरो रेट सेल के लिए। ओके अच्छा भाई, अब एक और भी इनपुट है, नीचे आ जाए। ये वाला तो डेड हो जाता है 82, इसकी तो टेंशन नहीं, क्योंकि ये तो किस सेल का है, एग्जाम सेल का है। ये वाला इनपुट सालाना बेस पे मैं क्यों कह रहा हूं, असल में इसके पीछे एक स्टोरी है लंबी, पहले वो समझनी पड़ेगी। 462 की, ये 462 उन गाड़ियों के टायर है जो पाकिस्तान में आपने सेल किए हैं लोगों को। तो ये जो 462 का इनपुट है, हमारी तो कोशिश होगी कि फेस पे लाके इसे करें माइनस। अगर माइनस ना हो सका 90% की रिस्ट्रिक्शन की वजह से, तो फिर जो है वो थोड़ा सा तो माइनस हो ही जाएगा। जो माइनस ना हो सका उसको इन दोनों का डिफरेंस लेके 202 का नाम रख देंगे एक्सेस इनपुट। इस 202 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे फरवरी में, क्योंकि ये जनवरी का महीना भी चल रहा है, फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे मार्च में, फिर अप्रैल में, फिर मई में, चलते 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 हमारे साल का एंड आ जाएगा जून तक। इसको कैरी फॉरवर्ड करके फिर जुलाई अगस्त में ऑडिटर आके ऑडिट करेंगे, फिर स्टेटमेंट और ऑडिटेड अकाउंट्स को सर्टिफाई करेंगे, और स्टेटमेंट और ऑडिटेड अकाउंट सर्टिफाई करके वो हमें एक सर्टिफिकेट दे देंगे, जिसके बाद हम रिफंड एप्लीकेशन देंगे, और अब ये सालाना रिफंड मिलेगा। अब ये 30 जून 20 का अगर मैं साल की बात करूं, तो 30 जून 20 के साल का रिफंड अगस्त में मिलेगा, 2 महीने बाद। और फिर अगले साल का सर्कल अपना चल पड़ेगा, अगले साल का सर्कल वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जून आएगा, और फिर उसका एंड आएगा। तो ये रिफंड मोहतरम कब मिलता है, सालाना बेस पे। कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, फिर साल के एंड के ऊपर जाके जो है वो 30 जून आता है, जुलाई अगस्त में हम ऑडिट करवाते हैं, और फिर जाके हमें रिफंड मिलता है। तो इसके साथ लिख लें सेक्शन 8B। तो ये ना टैक्सेबल सेल वाला रिफंड है, और वो कौन सा रिफंड था, जीरो रेट सेल वाला। लिखा होगा कल का। अच्छा ओके, अच्छा भाई, चलते ये 3 जुर्म आ गए थे, 7 जुर्म पेज 452 पे। अगर आप अपनी रिटर्न जमा ना कराएं ड्यू डेट को, अगर आप टैक्स कम जमा करवाएं, अगर आप अपनी सेल पे टैक्स जमा ना करवाएं, अगर आप टैक्स कम पे करें, और अगर आप इनपुट ज्यादा लेने की कोशिश करें, या जानते बूझते हुए टैक्स नॉट लगा, शॉर्ट लगा, या गलत वापस किया, या गलती से टैक्स नॉट लगा, शॉर्ट लगा, या गलती से वापस किया, तो इन सब की सजा ये थी कि आपको पहले शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा, और फिर आपके घर असेसमेंट ऑर्डर भेज दिया जाएगा। और जब असेसमेंट ऑर्डर आपके घर आता है, तो भी मैंने बताया आपको 3 चीजें पे करनी पड़ती हैं, टैक्स, पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज। इन 7 जराइम को साइड पे रखें। एक 8वां जुर्म हमने पेज 453 पे इतना बड़ा पड़ा कि उसमें आपको शो कॉज नोटिस भी नहीं दिया जाएगा। वो 8वां जुर्म हमने क्या पढ़ा, रिटर्न पे कुछ और टैक्स लिखा हुआ है और आप कुछ और जमा करवा रहे हैं। रिटर्न पे कुछ और टैक्स लिखा हुआ है, आप कुछ और जमा करवा रहे हैं। ये इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी सजा यह है कि नोटिस दिए बगैर आपकी दुकान बंद कर दी जाएगी, और नोटिस दिए बगैर जो है वो आपके बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे। और लेकिन पेनल्टी अगर लगानी हो तो फिर आपको जो है शो कॉज नोटिस पहले दिया जाएगा। वजह बताओ यार, तुम्हें क्यों ना जुर्माना लगा दें। हो सकता है आपको जेन्युइन वजह बता दें, आगे यार बंदे मरने वाले थे हमारे घर में, पैसे थे नहीं हमारे पास, हम क्या करते, तो हो सकता है फिर वो आपको जुर्माना ना लगाएं। ओके अच्छा, इसमें यार एक लाइन जाते जाते ये पड़ी थी कि अगर आपके घर शो कॉज नोटिस और असेसमेंट ऑर्डर आ जाए ना, और आप बदनामी से बचना चाहते हैं, तो आप फिर रिटर्न खुद ही ड्यू डेट के बाद जाके जमा करा दें, यानी 15 के बाद जाके खुद ही फिर रिटर्न जमा करवा दें, और फिर शो कॉज नोटिस और असेसमेंट ऑर्डर की कोई हैसियत नहीं है। इससे सिर्फ ये होगा कि आप बदनामी से बच जाएंगे। तो ये 6-7 जो जुर्म है, इन सब के ऊपर और नीचे वाली लाइन कितने लोगों ने देखी थी, एक ही है ऑलमोस्ट। तो पहले शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, बाद में असेसमेंट ऑर्डर होगा। अच्छा अच्छा भाई, अगर आप रिटर्न जमा कराने जाएं तो कितने सिनेरियो हो सकते हैं, 2। या आप टैक्स पे करने वालों में होंगे, या आमतौर पे जो लोकल सेल है उसका टैक्स आप पे कर रहे होंगे, और जो जीरो रेट सेल है उसका रिफंड मांग रहे होंगे। क्लियर? तो अगर आप रिटर्न जमा करवाने जाएं तो लिखिए कितने सिनेरियोस बनेंगे, 2। एक टैक्स पे करने वाला सिनेरियो होगा और दूसरा रिफंड वाला सिनेरियो होगा। अच्छा, इन दोनों की कोई ना कोई डेट होगी। रेलिवेंट डेट्स, रेलिवेंट डेट का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे ये जनवरी का महीना है, ये जनवरी का महीना है,
तो जनवरी के महीने की रिटर्न आपका आप जमा करवाएंगे, जनवरी के महीने की रिटर्न आप 15 फरवरी को जमा करवाएंगे, तो 15 फरवरी विल बी कॉल्ड एज रेलेवेंट डेट, 15 फरवरी विल बी कॉल्ड एज रेलेवेंट डेट। और जनवरी का महीना है तो 2 या 3 फरवरी को आप जाके जल्दी जल्दी रिफंड एप्लीकेशन जमा करवा देंगे। रिफंड एप्लीकेशन जब आप जमा करवाएंगे जाके, तो 2-3 फरवरी के बाद जो है 45 दिन में कोई मार्च के महीने में जाके आपको कोई 17, 18, 19 मार्च को जाके आपको जो है वो क्या मिल रहा होगा, रिफंड मिल रहा होगा। तो रिफंड मिलने की भी कोई ना कोई डेट होगी, उसे क्या कहते हैं? तो एक लफ्ज आप याद रखें, अब रेलेवेंट डेट, क्या? अगर टैक्स पे करने की बात हो रही है तो पेमेंट डेट को रेलेवेंट डेट कह देंगे, और अगर टैक्स वापस मांगने की बात हो रही है तो रिफंड की डेट को क्या कह देंगे? रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट के 5 साल के अंदर आपको शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है। रेलेवेंट डेट के 5 साल के अंदर आपको शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है, बल्कि अभी हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। उसमें एक बारीक सी तफसील हो रहा है, वो जरा आपने गौर से समझनी है। आपने रिटर्न जमा करवाई जनवरी में, जनवरी 2020 में, तो क्या जनवरी 2020 में अगर आपने रिटर्न जमा कराई तो 2030 में आके इमरान खान कह रहा हो, पता नहीं कौन होगा 2030 में, तो जनवरी 2020 में आपने रिटर्न जमा करवाई तो 2030 में आके हुकूमत कह रही हो यार ये क्या तुमने गलती की थी रिटर्न में, यार मेहरबानी 10 साल पुरानी बात है, मुझे तो नहीं अब याद मैंने क्या किया था। इसी तरह जनवरी 2020 के अंदर आपने कोई गलती की, 2040 में आके हुकूमत कह रही हो यार 20 साल पहले आपने कोई बोंगी मारी थी, आपने कहा मैं तो बहुत ही मारता था लेकिन अब मुझे नहीं याद मैंने क्या क्या बोंगियां मारी थी, तो बहुत पुरानी बात हो जाएगी। तो कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए। तो जनवरी 2020 की अगर आप रिटर्न जमा करा के आ गए हैं तो कितने साल तक डरते रहना चाहिए? 5 साल। अगर 5 साल हुकूमत वालों ने आपको ना छेड़ा तो फिर ना छेड़ मलंगा आप कहेंगे अब नहीं आप हमें छेड़ सकते हैं, अब भागो, अब छेड़ने का टाइम खत्म हो गया है, अब हमने वैक्सीन लगवा ली है, भागो इधर से। समझ आ गई? तो 5 साल तक आपको छेड़ा जा सकता है, 5 साल तक आपको छेड़ा जा सकता है। अच्छा, ये 5 साल आपने काउंट कैसे करने हैं ये जरा गौर से सुनिएगा। मिसाल के तौर पे ये मार्च का महीना है, मार्च की रिटर्न आप कब जमा करवाएंगे? 15 अप्रैल को। तो टैक्स भी कब जमा कराएंगे? 15 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कब हुकूमत का साल खत्म हो रहा है। 15 अप्रैल का हुकूमत का साल खत्म हो रहा होगा 30 जून को। ठीक है जी। आपने रिटर्न फाइल की हजरात किस महीने की? आपने रिटर्न फाइल की जी मार्च 2020 की। किस दिन फाइल की? 15 अप्रैल। अप्रैल 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 मार्च महीना करते शहजादे, 15 अप्रैल 2020। तो बोले 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 आपने मार्च 2020 के महीने के रिटर्न कब जमा करवाई? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल 2020 का क्या नाम होगा? इस तारीख से 5 साल नहीं गिनने, आपने 5 साल गिनने हैं फ्रॉम 30 जून 20। सर ये 30 जून 20 कहां से आ गया? आप मुझे खुद बताएं सोच के क्या लिखा होगा मैंने, ये 30 जून 20 क्यों लिखा है? आप वेट करेंगे हुकूमत का साल कब खत्म हो रहा है। आपको पता है हुकूमत का साल जून में खत्म होता है, जून में बजट आता है, तो आप हुकूमत के साल खत्म होने का वेट करेंगे, उसके बाद 5 साल गिनेंगे। तो अब अगर मैं 5 साल गिनूं तो फिर मुझे शो कॉज नोटिस इशू हो जाना चाहिए मेरे भाई 30 जून 21, 22, 23, 24, 25। तो 30 जून 25 वो आखिरी तारीख है जब तक मुझे 15 अप्रैल 20 की जमा कराई गई रिटर्न के बारे में टच किया जा सकता है फ्रॉम दी हुकूमत। क्लियर? अब जरा नोट कर लें अच्छा करके। महीना कौन सा है? मार्च 2020। तरतीब से चलें, लेकिन महीना मार्च 2020। इसकी रिटर्न कब जमा कराई? 15 अप्रैल 2020। साथ क्या पे किया? टैक्स। टैक्स पे करने की डेट को क्या कहते हैं? रेलिवेंट डेट से कितना शुरू करना है? नहीं, रेलिवेंट डेट वेट करें कब जून एंड आने वाला है, तो 30 जून 2020 आ गया, तो इसके बाद क्या इशू कर दें? शो कॉज नोटिस। अच्छा, शो कॉज नोटिस होते हैं, वजह बताओ क्यों ना तुम्हारी 3 गाड़ियों पर टैक्स मांगा जाए। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने 2 गाड़ियां बेची हैं, हमें तो पता चला तुमने 3 गाड़ियां बेची थी, तो वजह बताओ, वजह बताओ। लेकिन मेरे भाई इससे पहले ऑडिट हो जाता है। अब हुकूमत वाले क्या करते हैं? इससे पहले ऑडिट को लपेटने की कोशिश करते हैं। इससे पहले ऑडिट समेट लें, ऑडिट करने के बाद ही तो पता चलेगा क्या क्या मसले किए हैं इसमें। क्लियर हो गया? और अगली बात, अब शो कॉज नोटिस इशू हो गया। शो कॉज नोटिस इशू करके हुकूमत वाले आप पे शो कॉज नोटिस फेंक के आपके पास चले जाते हैं। अब आपके पास रिस्पॉन्स का टाइम होता है। अब आपके पास रिस्पॉन्स का टाइम होता है। जब डॉग बार्क करता है ना और बाइट करता है तो उसमें कुछ लम्हों का ही फर्क होता है। तो उसमें अगर आप दरख्त पे चढ़ गए तो चढ़ गए, टहनी टूट गई आपकी किस्मत। तो बार्क और बाइट करने के दरमियान कुछ ना कुछ टाइम होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बार्क और बाइट करने के दरमियान टैक्स पेयर को रिप्लाई का मौका जरूर दिया जाता है। बार्क और बाइट करने के दरमियान टैक्स पेयर को रिप्लाई का मौका। तो हुकूमत वाले क्या कहेंगे? होंडा हम आपको ऑडिट करने आए थे, आपने बताया कि मार्च में हमने जो है वो 2 गाड़ियां बेची हैं, वजह बताओ क्यों ना 3 गाड़ियों को सेल में डाला जाए, हमें तो लग रहा है तुमने 3 बेची हैं। अगर आप वजह ना बता पाए
तो असेसमेंट ऑर्डर आएगा। असेसमेंट ऑर्डर में क्या लिखा होगा, उस एक गाड़ी पर 5,10,000 भी जमा करवाओ और डिफॉल्ट सरचार्ज भी जमा करवाओ और पेनल्टी भी जमा करवाओ। तो असेसमेंट ऑर्डर के बाद ना आपको टैक्स देना पड़ता है। ऑडिट का मतलब है टैक्स वाले आ गए, शो कॉज नोटिस का मतलब है टैक्स वाले छा गए, यानी कि अब आपको शो कॉज नोटिस देके चले गए हैं, वजह बताओ क्यों ना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाए। और असेसमेंट ऑर्डर का मतलब है आप तय हो गए, वो छा गए, बात पहले थे, आप तय हो गए, अब आप गिर गए, अब आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। असेसमेंट ऑर्डर के बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी कोई लिमिट होनी चाहिए ना, शो कॉज नोटिस के कितने अरसे में आपको असेसमेंट ऑर्डर आएगा। तो भाई ये एक फॉर्मेलिटी सी होती है, आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने का टाइम दे दिया जाता है और फिर 120 दिनों के अंदर जो है ना, 120 दिनों के अंदर अंदर, अब मैंने यहां से यहां एरो खींचना है ना, पहले मैंने एरो यहां से यहां खींचा था, तो इसके नजर मारो 120 दिन ही लिखे हुए हैं, इसके लिए 120 दिन है, यानी बार्किंग के बाद 120 सेकंड में बाइट करनी है। हाँ, ये तो डॉगी का रूल होगा, लेकिन इधर कुछ और रूल है, बार्किंग के बाद 120 दिन में बाइट करनी है। अब पूरा इंडल्ज होकर स्टोरी में सारी बातें गौर से समझे। होंडा एटलस कार बड़े मजे से मार्च 2020 की रिटर्न 15 अप्रैल 2020 को जमा करा के रेलेवेंट डेट पे आ गया। ऐसे ही हुकूमत का ख्याल हुआ कि इसका ऑडिट शुरू करें, तो हुकूमत को चाहिए ऑडिट करके शो कॉज नोटिस 30/20 तक इसे भेज दे। अगर हुकूमत 30/20 तक शो कॉज नोटिस भेज दे तो अब हुकूमत के पास एक और मौका है कि हुकूमत जो है 30/25 तक, सॉरी 30/20 नहीं बोला मैंने, 30/25 तक इसे शो कॉज नोटिस भेज दे। अब अगर हुकूमत 30/25 तक इसे शो कॉज नोटिस भेज दे तो हुकूमत के पास एक और मौका है कि इस शो कॉज नोटिस को कंफर्म बदल दे असेसमेंट ऑर्डर में। इसके लिए हुकूमत के पास कितना टाइम है, सिर्फ 120। इस पूरे सेक्शन में मैंने सिर्फ एक जगह टाइम बताया जो टैक्स पेयर के लिए है, वो है 15 दिन में इसने रिटर्न जमा करवानी है। बाकी 5 साल में किसने शो कॉज नोटिस इशू करने हैं, हुकूमत ने। शो कॉज नोटिस में क्या लिखा होगा, वजह बताओ क्यों ना तीसरी गाड़ी तुम्हारी सेल में डाल दी जाए। दौरान ऑडिट हमने ये गलती पकड़ी है, अगर आप वजह ना बता पाए तो फिर आपके घर ऑर्डर आ जाएगा कि 5,10,000 भी जमा करवाओ, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट भी जमा करवाओ। और हाँ, ये बात अपनी जगह कि 5,10,000 आप जो जमा करवाते हैं उसमें से इनपुट वगैरह माइनस करके जमा करवाते हैं, वो बात आपको पता है। अच्छा, तो फिर ये आपको असेसमेंट ऑर्डर के बाद क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? चलें ये ट्राई करते हैं, जो सारा हमने लिखा है वो आपको पढ़ने में समझ आ रहा है। यार रेलेवेंट डेट क्या होती है, पॉइंट 7 इस डब्बे के थोड़ा ऊपर है। रेलेवेंट डेट, द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, और इन केस ऑफ गलत रिफंड द डेट ऑफ रिफंड। बता दें जी, रेलेवेंट डेट क्या होती है, द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, एंड इन केस ऑफ गलत रिफंड द डेट ऑफ रिफंड इज कॉल्ड एज रेलेवेंट डेट। क्लियर? पॉइंट 5 show cause notice can be issued within of the end of the financial year in which the relevant date falls। अब इसको याद भी कर लें, show cause notice can be issued within from the relevant date। ना, ये पिछले साल तक लॉ ये था, from the relevant date में हम गिनते होते थे। इस साल ना ये इमरान खान वगैरह ने लॉ बदल दिया है, थोड़ा और कमिश्नर को रिलैक्सेशन दे दिया है, तो from the relevant date गिनना है, from the end of that financial year in which the relevant date। और अगर इधर 15 अप्रैल 2023 लिखा होता तो फिर इधर 30 जून 23 आता। वैसे बात कर रहा हूं, अगर 15 अप्रैल 23 लिखता मैं इधर, तो इधर फिर 30 जून, और फिर 30 जून 23 से आगे 5 साल हम गिनते हैं। तो इस अंग्रेजी को याद करें, शो कॉज नोटिस कैन बी इशूड विद इन फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर होता है हुकूमत का साल, जो हमेशा कब एंड होता है, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रेलेवेंट डेट फॉल्स, जिसमें रेलेवेंट डेट फॉल करेगी। द नोटिस शो कॉज नोटिस बार्किंग है, अभी टैक्स नहीं जमा कराना, वो बाइट होगा। द शो कॉज नोटिस लिखे यार यहाँ, द शो कॉज नोटिस स्पेसिफाई द ग्राउंड्स क्या है, 3 गाड़ियां थी, तीसरी गाड़ी भी सेल में डालो। द शो कॉज नोटिस स्पेसिफाई द ग्राउंड्स एंड द ऑफिसर शैल कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय पर्सन। का मतलब बताएं, एंड द ऑफिसर शैल कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय पर्सन। वो जो दरख्त पे चढ़ने हैं, टैक्स पेयर का रिप्लाई, टैक्स पेयर लिख लें, टैक्स पेयर का जवाब, टैक्स पेयर को जवाब देने का राइट है। किसी का अगर पालतू कुत्ता आके बार्किंग कर रहा है तो हमें जवाब देने का राइट है, हम गन निकाल सकते हैं। द शो कॉज नोटिस स्पेसिफाई द ग्राउंड्स, शो कॉज नोटिस में ग्राउंड लिखे होंगे, और द ऑफिसर हमारे रिप्लाई का वेट करेगा। एन असेसमेंट ऑर्डर शैल बी पास्ड, और अब पीछे क्या रह गया इशू करने वाला, सिर्फ शो कॉज नोटिस तो आ गया ना, तो अब काटना कूटना ही होना है। अब तो दांत खोलेगा, एन असेसमेंट ऑर्डर शैल बी पास्ड विद इन 120 सेकंड्स, नहीं विद इन 120। ये 120 डेज कब से गिने शुरू होंगे, द असेसमेंट ऑर्डर कैन बी इशूड विद इन 120 days of
शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस जब भी अच्छा शो कॉज नोटिस जरूरी है 30 जून 25 को आए, उससे 2 4 6 दिन 10 दिन 15 दिन 2 महीने 2 साल पहले भी आ सकते हैं ना, ये तो हद है, लिमिट है, इससे पहले भी आ सकते हैं। जैसे कि बिजली का बिल जमा कराना होता है उसी दिन जमा कराना होता है, उस दिन से पहले, जब मर्जी पहले भी जमा करा दें उस दिन भी करा सकते हैं। तो शो कॉज नोटिस जब भी आ गया उसके बाद कितना अरसा होगा बाइट करने के लिए? An assessment order shall be passed within 120 days। ये ऊपर वाली लाइन भी मैंने अंडरलाइन की हुई है, ये शो कॉज नोटिस के नीचे वाली अंडरलाइन की हुई है। Assessment order shall be passed within 120 days of issuance of or within such extended period as the commissioner may fix। Extension shall not exceed further, इसका क्या मतलब है? Extension shall not exceed further 90 days, यानी कि 120 दिन में असेसमेंट ऑर्डर हो जाना चाहिए। अगर डीओजी को कोई काम पड़ गया और साइड पे होकर कुछ वो रिलैक्स कर रहा है तो फिर उसको वापस आने के ऊपर 90 डेज 90 सेकंड और मिल जाएंगे। तो 90 डेज जो है वो और मिल सकते हैं। इसका मतलब है 120 या 90 210 दिन टोटल है, लेकिन नॉर्मल हालात में कितने दिनों की इजाजत मिलेगी? 120 दिन की। चलें यार, ये जरा बताएं मुझे, थोड़ी सी रिवीजन हो जाए आपकी। उमर ने रिटर्न मार्च 2012 की फाइल की है अप्रैल 12 को, 12 दिन बाद, और उसने टैक्स भी उसी दिन पे कर दिया है। तो अब बता दें, इधर स्क्रीन की तरफ देखते रहिएगा। व्हाट इज रेलेवेंट डेट? रेलेवेंट डेट तो टैक्स जमा कराने की डेट मैंने रखी है। व्हाट इज रेलेवेंट डेट? रेलेवेंट डेट से 5 साल गिनूं शो कॉज नोटिस के लिए, या रेलेवेंट डेट का पहले एक और जगह ब्रेक लगाएं फिर आगे से 5 साल गिने? इसके बाद रेलेवेंट डेट के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? जरा सोच के बताएं, इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? अप्रैल मई जून, 30 जून 12, 30 जून 12 से 5 साल गिने 17। कब तक शो कॉज? वेल डन, शो कॉज है ना, अभी तो पहले शो कॉज होगा। कब तक शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है? सो अंडर द गिवन सिनेरियो द लास्ट डेट बाय व्हिच शो कॉज नोटिस कैन बी इशूड इज 30 जून 2017। 30 जून 17 को शो कॉज नोटिस इशू करना है या 30 जून 17 तक? 30 जून 17 तक। एज्यूम द शो कॉज नोटिस इज इशूड ऑन 5 फरवरी 17, बस जब मर्जी कर रहे हैं। एज्यूम द शो कॉज नोटिस इज इशूड ऑन 5 फरवरी 17 को उसने आके बार्किंग कर दी है, 5 फरवरी 17 को उसने बार्किंग कर दी है। सो व्हाट इज द लास्ट डेट बाय व्हिच असेसमेंट ऑर्डर कैन बी? पहला महीना गिना करना है आपने उंगलियों पर और आखिरी महीना तैलतुलेतर पर। 5 फरवरी, तो इसको गिने ना, 6 से गिना शुरू करें। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 पे ब्रेक लगा दें। 28 पे, फरवरी 28 का होता है, फरवरी 28 का होता है, 28 पे ब्रेक लगा दें जी। कितना हो गया? 23 हो गए। 23 दिन किस महीने के? मार्च के। डर तो नहीं 120 तो नहीं पूरे हो जाएंगे? थोड़ा चलूं आगे, अभी अप्रैल के भी डाल दूं 30, 120 तो नहीं पूरे हो जाएंगे? अभी मई के डाल दूं? डाल दें मेरे ख्याल से पूरे डाल दें मई के। हाँ, अब जून के मेरे ख्याल से बैलेंसिंग आएंगे अगर 120 दिन में टोटल चाहता हूं। 5 जून तक अब हम क्या इशू कर सकते हैं? असेसमेंट ऑर्डर। यार समझ रहे हैं बातों को? बड़ी मजे की बातें हैं, आसान से। पहले आपने क्या इशू करना है? शो कॉज नोटिस। वो रेलेवेंट डेट से गिनना शुरू करना है, रेलेवेंट डेट से भी नहीं, रेलेवेंट डेट वाले साल की आखिरी तारीख से। और फिर जब शो कॉज नोटिस इशू करके फारिग हो जाए उसके 120 दिन में आपने क्या इशू करना है? असेसमेंट ऑर्डर। द असेसमेंट ऑर्डर कैन बी इशूड बाय 5 जून। तो वो लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख लें, ये 5 जून मैंने कैसे निकाला है। कल हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा भाई, ये बात मैंने मुकम्मल हो गई। इसमें एक ऐसी छोटी सी अजीब सी चीज है बीच में, वो पढ़ लेते हैं। टैक्स वाले अक्सर चाह रहे होते हैं हम 5 साल में काम कर दें, और टैक्स वाले ये भी चाह रहे होते हैं हम 120 दिन में काम कर दें, लेकिन कई दफा टैक्स पेयर बिजी होता है, वो भी तो इंसान है, वो भी तो बिजी हो सकता है। तो अगर टैक्स पेयर भी गायब हो जाए बीच में से तो फिर वो दिन काउंट नहीं किए जाएंगे। फिर उन दिनों में अगर टैक्स वाले कुछ भी ना करें तो खैर है। फॉलोइंग पीरियड विल नॉट बी काउंटेड। एडजॉर्नमेंट बाय टैक्स पेयर। एडजॉर्नमेंट क्या होता है? डिले। किसकी तरफ से आ गया? टैक्स पेयर की तरफ से आ गया। लेकिन मैक्सिमम कितने दिन के लिए टैक्स पेयर गायब हो सकता है? 60 डेज के लिए। टैक्स पेयर बीच में से अगर 60 दिन के लिए गायब हो जाए तो मजे की बात सुने, अब ये 120 दिन फिर 180 हो जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कमिश्नर चाह रहा है कि मैं 120 दिन में काट लूं, लेकिन टैक्स पेयर कह रहे हैं मैंने नहीं आना, और 50-60 दिन के लिए यूरोप चला गया। अब टैक्स पेयर 60 दिन के लिए गायब हो गया। अब कमिश्नर कहेगा अब तो मैं तुझे 120 दिन में काटने का प्रोग्राम था, वो तो तू ही नहीं आता था। तो अब कमिश्नर को छूट दी जाएगी, उससे 60 दिन ऊपर डाल दिए जाएंगे। या इस तरह समझ लें, फॉलोइंग पीरियड विल नॉट बी काउंटेड। जितना अरसा टैक्स पेयर गायब रहा तो तब हम काउंटिंग करना छोड़ देंगे, जब वो वापस आएगा तो फिर काउंटिंग करना शुरू करेंगे। समझे? ये बात किसके लिए रिलैक्सेशन है? कमिश्नर के लिए। टैक्स पेयर के लिए तो रिलैक्सेशन है ही कि टैक्स पेयर छुट्टी लेके कहीं चला गया है। अगर टैक्स पेयर बीच में 10, 15, 20 दिन, मैक्सिमम 60 दिन की छुट्टी लेके गायब हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन कमिश्नर को क्या रिलैक्सेशन मिलेगी उन 60 दिनों में?
अब 60 दिन के लिए वो गायब रहा, कमिश्नर बकाया 60 दिनों में तो फैसला ना सुना बेचारे की, तो कमिश्नर को 60 दिन ये वाले काउंट करने छोड़ दें। ठीक है जी। तो अगर मैं 60 दिनों के साथ आपको उर्दू में ये लिखवा दूं कि टैक्स पेयर के गायब होने पे कमिश्नर को 60 दिन और भी मिल सकते हैं, तो ये बात गलत तो नहीं होगी? टैक्स पेयर के गायब होने पे कमिश्नर को 60 दिन और भी मिल सकते हैं। ओके, अगली चीज में बता दें, अगर कोई डिले आ जाए इस वजह से कि टैक्स पेयर कहे यार कमिश्नर जो तू कर रहे मुझे नहीं समझ आ रही, मैं तो जज के पास जा रहा हूं। अगर टैक्स पेयर ये कह दे कि भाईजान आप जो कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तो जज के पास जा रहा हूं, फिर तो इस टाइम को वैसे ही फारिग कर दें, ये तो टैक्स पेयर को पसंद ही नहीं आ रहा कमिश्नर कर क्या क्या है, फिर डिले होगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जज के पास जाके होती है ना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग। ठीक है जी। तो अगर आप बीच में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग शुरू कर दें तो उस पीरियड को भी टाइम से क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो बोलें कमिश्नर का तो दिल क्या चाहता है, मैं 5 साल में शो कॉज नोटिस भेज दूं, और शो कॉज नोटिस के 120 दिन में कमिश्नर का तो दिल चाहता है, लेकिन अगर टैक्स पेयर खुद बिजी हो जाए तो इस टाइम को काउंट नहीं करेंगे, या टैक्स पेयर किसी कोर्ट में चला जाए तो भी इस टाइम को काउंट नहीं करेंगे। और ये जो 2 लाइनें इसकी अच्छी खासी रिवीजन हमारी असल में होनी है चैप्टर 15 के अंदर। अच्छा, ये 1-2 छोटी छोटी बातें ये पढ़ें, फिर हमारी आज की क्लास के 1-2 मेन कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, छोटी छोटी बातें पढ़ें। 4A की ना टैक्स विद होल्डिंग का कॉन्सेप्ट सेल्स टैक्स में भी है, टैक्स विद होल्डिंग का कॉन्सेप्ट सेल्स टैक्स में भी है, लेकिन मजबूरी में वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं बहालत मजबूरी यहां इनकम टैक्स की मिसाल देके आपको समझाऊंगा। वेयर एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू विदहोल्ड द सेल्स टैक्स फेल्स टू विदहोल्ड द टैक्स, किसी बंदे ने टैक्स काटना हो, टैक्स काटना भूल जाए, तो वेयर एनी पर्सन से मुराद वेयर राइज रिक्वायर्ड टू विदहोल्ड द सेल्स टैक्स, जिसने टैक्स काटना था, फेल्स टू विदहोल्ड, राइज ने टैक्स ना काटा, वेयर राइज रिक्वायर्ड टू विदहोल्ड सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स की जगह इनकम टैक्स समझ लें, वेयर राइज रिक्वायर्ड टू विदहोल्ड सेल्स टैक्स फेल्स टू विदहोल्ड टैक्स और विदहोल्ड इट बट फेल्स टू, एन ऑफिसर शैल डिटरमाइन द डिफॉल्टेड अमाउंट आफ्टर गिविंग अ, तो फिर डिफॉल्टेड अमाउंट निकाल देगा डरावा देके आफ्टर शो कॉज नोटिस। अच्छा जी, यार ये 7 जुर्म में से एक जुर्म हम और पकड़ने लगे हैं दोबारा, पहले वाला पिछले सफे के 7 जुराइम में से एक जुर्म हम और पकड़ने लगे हैं, उसी को दोबारा पकड़ने लगे हैं। इफ अ पर्सन फेल टू फाइल अ रिटर्न, पहले हमने उसे क्या सजा दी थी, इसे दिया जाएगा शो कॉज नोटिस, और उसके बाद क्या इशू किया जाएगा, असेसमेंट ऑर्डर। इसी बंदे को एक और सजा देने लगे हैं, जुर्म तो वही है, इफ अ पर्सन फेल टू फाइल रिटर्न, जुर्म तो वही है, तो एक और सजा इसे मिल सकती है, एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, ऑफिसर जिसका रैंक कम से कम क्या होगा, शेल डिटरमिन द मिनिमम टैक्स। यार मिनिमम टैक्स हमने बिजनेस के चैप्टर में पढ़ा था, सेक्शन 113, इधर भी कोई मिनिमम टैक्स होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इधर का मिनिमम टैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन एक सजा सुन लें बस, उधर किनको सजा दी थी, उधर मुझे याद पड़ता है ऐसे इंडिविजुअल्स और ऐसे ओपीज जिनकी साल की सेल 100 मिलियन से ज्यादा थी, उनको कहा था मिनिमम टैक्स दो, और हर रेजिडेंट कंपनी को भी कहा था मिनिमम टैक्स दो। इधर किन लोगों को मिनिमम टैक्स देना पड़ सकता है, जो अपनी रिटर्न जमा ना करवाएं। तो मिनिमम टैक्स की भी कोई परसेंटेज होगी, पता नहीं क्या है, परसेंटेज नॉट इन आवर सिलेबस, परसेंटेज नॉट इन आवर सिलेबस, इसकी कोई ना कोई परसेंटेज होगी। बस ये बता दें, अगर खुदा ना खास्ता एक आधे नंबर का सवाल आ गया पेपर में कि मिनिमम टैक्स सेल्स टैक्स में किसने जमा कराना है, अ पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न, उसने क्या जमा करवाना है, मिनिमम टैक्स। अच्छा जी, अब हमारा चैप्टर खत्म होने को है, ये आ जाएं पेज 456 पे, पेज 456 पे रिटर्न। अब हमारे 10 मिनट इस पॉइंट पे लगने हैं और 10 मिनट इस पॉइंट पे लगने हैं, ये 1-2 मिनट। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश टिल ड्यू डेट ट्रू कंप्लीट एंड करेक्ट रिटर्न इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म अप टू द 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ द फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स मंथ टू अ डेजिग्नेटेड बैंक और ऑफिस स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। रिटर्न में क्या क्या चीजें आती हैं यार, परचेज, सेल, टैक्स, सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। क्लियर? अच्छा मतलब हुकूमत किसी बंदे को कह सकती है कि मंथली रिटर्न के साथ साथ एनुअल भी जमा करवाओ। क्लियर? और हुकूमत किसी बंदे को यह भी कह सकती है कि तुम मंथली जमा ही ना करवाओ। नहीं 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 नहीं, गलत बबोंगी मारे ना, देखिए बगैर बोल रहे हैं, मंथली जमा ही ना करवाओ, बल्कि क्या जमा करवाओ, हर 3 महीने बाद, हर। लेकिन इस बंदे को भी कह सकती है कि एनुअल जमा करवाओ। समझ आ गई बात? बता दे मतलब, जो बंदा भी मंथली जमा रिटर्न करवाता है, हुकूमत इससे सालाना रिटर्न मांग सकती है, लेकिन सालाना रिटर्न सारी रिटर्नों की जमा ही होगी, और क्या होना है, सालाना रिटर्न मांग सकता है। अगली बात बताएं,
जो बंदा मंथली रिटर्न जमा करवा रहा है, हुकूमत उसे कहे तो मंथली रिटर्न जमा कराना बंद कर दे और हर 3 महीने बाद जमा करवाया कर। लेकिन जाते 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 एक बात और सुन ले मेरी, तू एनुअल रिटर्न भी जमा करवाएगा। क्लियर? तो क्या मैं कह सकता हूं एनुअल इज इन एडिशन टू मंथली बट क्वार्टरली इज इंस्टेड ऑफ मंथली? चले नोट कर लो। तो क्वार्टरली वाले से कौन सी नहीं मांगी जाएगी? मंथली नहीं मांगी जाएगी। वहीं पे जो 2 लाइनें आ गए हैं, ओके द बोर्ड may require any person to submit return on क्वार्टरली। इधर आप लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ मंथली, फिर वो मंथली जमा नहीं करवाएगा, इंस्टेड ऑफ मंथली। और दूसरी बात, द बोर्ड may require any person to submit return in addition to monthly or in addition to quarterly। क्लियर? अच्छा जी, ये रिटर्न जमा करवाने के बाद अगर आपका दिल चाहे कि रिटर्न में रिवाइज करूं तो रिवाइज करने की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न में कभी गलती निकला है, आपको खुद एहसास हो जाए कि मैंने तो मुरलीधरन को 10 गाड़ियां बेची थी, मैंने 8 डाल दी हैं, मैंने तो सरासी को 6 गाड़ियां बेची थी, मैंने 1 डाल दी है। तो रिटर्न रिवाइज करने की ऑप्शन अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपने रिटर्न रिवाइज करनी है 60 दिनों के अंदर अंदर, यानी जमा करवा दी और कितने दिनों में रिवाइज करना चाहते हैं, यानी कि जनवरी की रिटर्न 15 फरवरी को जमा करवाई और 15 फरवरी के 60 दिनों के अंदर अंदर आप चाहते हैं मैं रिटर्न रिवाइज करूं और इस रिटर्न रिवाइज करने से टैक्स बढ़ना है या रिफंड, तो खुशी से जमा कराएं, कोई इजाजत की जरूरत नहीं कमिश्नर से, हुकूमत तैयार बैठी है आपकी रिटर्न के लिए। अगर आप रिटर्न कितने दिनों में जमा कराना चाहते हैं, दोबारा जमा कराना चाह रहे हैं या पहली दफा दोबारा, इसका मतलब है पहले भी कोई जमा कराई हुई है उसी की गलती सही करके दोबारा जमा कराना चाह रहे हैं। अगर आप रिटर्न 60 दिनों में रिवाइज करते हैं और हुकूमत को फायदा कैसे कैसे पहुंच सकता है सोच के बताएं। अगर हमारा टैक्स पेबल बढ़े तो भी हुकूमत खुश, अगर हमारा रिफंड तो भी हुकूमत, अगर हुकूमत को खुशी देनी है तो कमिश्नर से अप्रूवल होगी, कमिश्नर से, तो कमिश्नर से पूछ के खुशी दें हुकूमत को या बस वैसे ही खुशी दे आए। खुशी देने के लिए तो पूछने की जरूरत भी नहीं होती, मिठाई का डब्बा लोग देके चले जाते हैं बस, तो खुशी देके चले जाए हुकूमत को। लेकिन अगर चाहती मारे, लेकिन अगर आपने पेएबल टैक्स को या रिफंड ज्यादा मांगना है तो फिर अप्रूवल की ज्यादा फीस जमा करानी हो कॉलेज में तो प्रिंसिपल साहब का इंतजार ना करें, जमा करा के चले जाएं। फीस वापस मांगनी हो तो एप्लीकेशन दे दें, प्रिंसिपल साहब आएंगे देखेंगे केस को, वही वाली बात चल रही है ना। अच्छा, लेकिन अगर आप 61 से 120 डेज के बाद तो रिटर्न रिवाइज हो ही नहीं सकती, वो फिर क्या रेमेडी है, वो कुछ और है, वो हमारे स्कोप में नहीं है। 120 डेज के बाद तो रिटर्न रिवाइज हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप 61 डेज के बाद रिटर्न जमा कराना चाहते हैं, लेकिन कितने दिन के अंदर अंदर, फिर हर सूरत में अप्रूवल चाहिए, चाहे हुकूमत को फायदा भी दे रहे हो फिर भी क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। फिर आप अप्रूवल जरा लें, आप वजह बताएं कि मैं क्यों रिटर्न जमा करवाने जाऊं। क्लियर? ये कौन सा पॉइंट है? 3, नोट कर लो। तो किस सूरत में सिरे से अप्रूवल की जरूरत मस्ट है? 61 से 120 डेज वाले सिनेरियो में हर सूरत में अप्रूवल की जरूरत है, चाहे हुकूमत को फायदा हो चाहे नुकसान हो। ये ना ताजा ताजा याद कर लिया करें, खस्ता खस्ता नान खाया जाता है, फिर अगले दिन मुश्किल हो जाता है। पानी लगा के फिर तवे पे रख के फिर गर्म करना, यानी दोस्तों से पूछना क्या पढ़ाया गया था, सर को मैसेज करना ये क्या है, ये फिर मुश्किल हो जाता है। सर भी आगे से पता नहीं कभी जिंदगी के मोड़ पे किस टोन में होते हैं, किस तरह जवाब दे देते हैं, फिर अगला फील करता है मुझे इस तरह जवाब दिया था, फलां को इस तरह दिया। मैं ऑनलाइन वालों से बातें कर रहा हूँ, आपसे नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी बंदा होता है किसी मूड में होता है, कभी अच्छे मूड में भी होता है। ओके चले आगे पढ़ लें, इसकी अंग्रेजी फिर पढ़ लें जिसने नोट कर लिया। पेएबल काम हो रहा है, इसको टैक्स पेएबल लिख लो ना, टैक्स पेएबल बेशक, यहां जो टैक्स का लफ्ज लिखा। भाईजान बस करो, गड्डी आगे चलानी है। रिवीजन ऑफ, जल्दी जल्दी सवारियां आ जाए वापस। रिवीजन ऑफ रिटर्न, अ रजिस्टर्ड पर्सन मे ऑन अप्रूवल ऑफ कमिश्नर फाइल अ रिवाइज रिटर्न टू करेक्ट एनी ओमिशन, कोई चीज भूल गए हैं और रॉन्ग डिक्लेरेशन। इट कैन बी रिवाइज विद इन मैक्सिमम लिमिट कितने दिन है, 120 दिन के बाद रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकती। ये 2-3 नंबर का सवाल आता है पेपर में, रिवीजन ऑफ रिटर्न।
अप्रूवल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन केस रिवाइज रिटर्न इज फाइल्ड विद इन, अगर 60 दिन में आपने रिटर्न रिवाइज कर दी तो अप्रूवल की जरूरत, जरा देख लें कब, अगर 60 दिन में आपने रिटर्न रिवाइज कर दी तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आगे ये लिखेगा, ये वाला तो उसने नहीं लिखा है, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो इस सूरत में अप्रूवल की जरूरत नहीं। Where tax payable in revised return is more, टैक्स ज्यादा करके जमा करवा रहे हैं, या फिर रिफंड क्लेम इन रिवाइज रिटर्न इज लेस, या रिफंड कम हुकूमत से मांग रहे हैं, देन रिटर्न देन द ओरिजिनल रिटर्न, देन द ओरिजिनल रिटर्न, इस तरह कर देना आसान हो जाएगा, देन द ओरिजिनल रिटर्न। अच्छा भाई, आपने रिटर्न फाइल कर दी, आपने रिटर्न फाइल कर दी, इसके 5 साल में शो कॉज नोटिस आ सकता है, इसके 5 साल में शो कॉज नोटिस आ सकता है, बल्कि रिटर्न फाइल करने के बाद जो फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा उसके आगे 5 साल के अंदर शो कॉज नोटिस, इसके दरमियान ऑडिट होगा ना, इसके दरमियान ऑडिट होगा। जब ऑडिट होगा तो ऑडिट ऐसे ही हो जाएगा या नोटिस आएगा हम ऑडिट शुरू करने लगे हैं, नोटिस आएगा। क्या नोटिस आएगा, क्या नोटिस आएगा, हम आपका क्या शुरू करने लगे हैं। अच्छा, आप इधर खड़े हैं, यहां पे खड़े हैं और आप रिटर्न फाइल करके आ गए हैं, इधर कुछ टैक्स वालों ने कोई ड्रावा ड्रूवा भेजा है हमारे हैं, बल्कि आप तो सोच रहे होंगे मैं तो इतना खुशकिस्मत हूं, इस दिन तो आपने बेगम को कहा होगा मैं इतना खुशकिस्मत हूं बेगम कि 25 साल हो गए मुझे कारोबार करते हुए, आज तक मेरा ऑडिट करने कोई नहीं आया। बेगम ने कहा इससे बड़ी खुशनसीबी ये मैं तुम्हें मिली हूं। तुम छोटी छोटी खुशनसीबियां सोच रहे हो, इससे बड़ी खुशनसीबी मैं मिली हूं, जाओ चाय बना के लाओ मेरे लिए। अच्छा, तो मुझे बताएं, इधर इस दिन खड़े हुए टैक्स पेयर को किसी बात का कोई डर होगा, कोई बड़े कॉन्फिडेंस से बैठा होगा मैं तो ऐसे खुशकिस्मत हूं मेरे बाप दादा को कभी जो है वो ऑडिट नहीं हुआ था, तो बेगम देख मेरा भी ऑडिट नहीं हुआ, तू ना कर ली। अच्छा, तो चलते 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 कुछ अर्सा गुजरा, एक दिन डाकिया आ गया, बेगम ने खत खोला, बेगम ने कहा मैट्रिक का रिजल्ट आया बेटे का, उसने कहा नहीं खोल मुझे डर लग रहा है। बेगम ने कहा तेरा ऑडिट होना है इस साल, तेरा ऑडिट होना है इस साल, तू जो होलसेलर बना फिरता है ना और होलसेल पे चीजें बेचता है, तो तेरा क्या होना है इस साल, ऑडिट होना है। अब मुझे बता दें, अगर ये बंदा नोटिस ऑफ ऑडिट आने से पहले ही रिटर्न जमा करवा देता तो फिर इमरान खान इससे कितना खुश होता कि कुछ कहा भी नहीं हमने और वॉलंटरीली आके रिटर्न जमा करवा के चला गया। फिर तो इमरान खान से जफियां डालेगा कि यार कुछ हुआ भी नहीं था, कुछ हुआ भी नहीं था। यानी देखे ना, ये तो घूर लिया ना, घूर रहे और घूरने के बाद यहां तो बार्किंग कर ली है, और आप घूरने से पहले ही जाके जो है वो उसको डीओजी को मिल्क पिला के आ जाए, वो कहेगा यार ये तो जबरदस्त बंदा है, आज के बाद घूरूंगा भी नहीं मैं। ठीक है, तो घूरी मारने के बाद तो डर शुरू होता है, टांगे कांपती हैं। ये तो आप मजे से जा रहे थे कुर्ता पहन के जुमे की तैयारी करके मस्जिद में, अभी तक तो वो बीच में आया ही नहीं रास्ते में, आपने सही चादर चुदर लपेटी भी है, जुमा पढ़ूंगा आज पहली सफ में इमाम साहब के पीछे खड़े होके, तो वो तो जो है वो बीच में यहां तक तो कोई चक्कर ही नहीं, आप तो बड़े मजे में चली जा रहे हैं, वो तो एकदम कुछ हो गया ना। तो घूरने से पहले अगर आप खुद ही को डीओजी 3-4 को बुला के मिल्क पिला दें तो वो तो आपके पैर चूमेंगे वो तो। ठीक है जी, तो बता दें जब तक नोटिस ऑफ ऑडिट ना आए टैक्स पेयर एक सेफ जोन में होता है, बिल्कुल रिलैक्स होता है, और क्या समझ रहा होता है मेरा तो कभी ऑडिट हुआ ही नहीं, मेरा हो भी नहीं सकता। और अगर यहां कहीं जाके रिटर्न रिवाइज कर रहा है टैक्स पेयर, तो टैक्स वाले क्या कहेंगे, जी आया नु, जी आया नु, तो टैक्स वाले आपसे गले मिलेंगे। रिटर्न अगर आप इस दिन या इस दिन रिवाइज कर दें तो फिर आपको जमा करवाना पड़ेगा टैक्स, डिफॉल्ट सरचार्ज, जुर्माना आपको कोई नहीं देना पड़ेगा, ये रिलैक्सेशन आपको मिलेगी क्योंकि आपने रिटर्न खुद ही जमा करवा दिया ना, अभी तो घूरा भी नहीं उसने, तो फिर आप टैक्स जमा करवाएं और साथ जमा क्या करवाएं, डिफॉल्ट सरचार्ज, और फिर अच्छा नोटिस ऑफ ऑडिट आ गया, अब आपका ऑडिट चल रहा है, और ऑडिट चलते 1 मिनट में नोट करने दूंगा, ऑडिट चलते यहां पे आपकी कोई गलती पकड़ी गई, अब आपको डर है कि मुझे शो कॉज, अगला काम तो यही होना है ना, शो कॉज नोटिस आने, घूरी जा रहे घूरते एक लेवल आता है कि आपको लगता है होना आ गया, तो अब आपको यहां पे खड़े डर है कि शो कॉज नोटिस आने। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शो कॉज नोटिस आना ना एक बदनामी होती है, यानी महल्ले में मशहूर हो जाते हैं इसको बार्किंग करके गए थे वो, तो शो कॉज नोटिस आना एक बदनामी होती है। अगर आप इस बदनामी से बचना चाहते हैं, किस बदनामी से, तो फिर आप इसी दिन क्या करें, रिटर्न रिवाइज कर दें। अभी भी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं आप, अभी भी वक्त नहीं गुजरा माय डियर, टांगे ना इधर देख, अभी भी वक्त नहीं गुजरा।
अभी भी बोले अभी भी वक्त नहीं गुजरा, अभी भी आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। फिर आप जमा करवा दें जो टैक्स उसने पॉइंट आउट किया। पॉइंट आउट क्या मतलब, अब तो उसने जो गलती आपकी निकाल दी है ना, तो आप टैक्स जमा करवा दें और डिफॉल्ट सरचार्ज जमा करवा दें और आप 25% पेनल्टी जमा करवा दें। 25% पेनल्टी का पता क्या मतलब है, पेनल्टी मेरे ख्याल से 10,000 है शायद, आपके सिलेबस में अमाउंट नहीं है, पेनल्टी ना इसकी शायद 10,000 होती है। तो 10,000 अगर पेनल्टी है तो उसका कितने % जमा करवा दें, 25% जमा करवा दें। अब आपके घर शो कॉज नोटिस नहीं आएगा, अब आप रिटर्न रिवाइज कर देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बड़े मजे में थे, बेगम क्या हो गया ऑडिट ही करने आए ना, शो कॉज नोटिस इन्होंने मुझे कहाँ इशू करने, मेरा भी लेवल है सरताज में, मुझे पता चल गया जब से ऑडिट शुरू हुआ है ना, तो मेरा भी लेवल है, कहां शो कॉज नोटिस आना, किधर किसने देखे शो कॉज नोटिस, छोड़ो पर देखी जाएगी, किसने देखी कबर, कौन मरेगा देखी जाएगी। तो ये जो फिक्रे बोल रहा था ना शोहर, तो एकदम शो कॉज नोटिस भी आ गया। बीवी ने कहा होना आ जा कौन की करेगा, अब क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू नाउ, तुम क्या करोगे अब तो क्या आ गया। अब बेगम मैं सोच रहा हूं यहां रिटर्न रिवाइज कर दूं ताकि असेसमेंट ऑर्डर से बच जाऊं। असेसमेंट ऑर्डर आ गया ना तो फिर बदनामी हाई लेवल की हो जाती है। फिर तो आपको पता है लोग पता करने आ रहे होते हैं हुआ क्या था भाईजान, क्या हुआ था आपके बेटे, वही वाला जो डॉगी था साथ वालों के घर में, वो आप काट गया आपके बेटे, कहां काटा, कितने ठीक। अच्छा, तो असेसमेंट ऑर्डर तो बहुत बदनामी है। अगर आप बदनामी से बचना चाहते हैं, यानी असेसमेंट ऑर्डर से बचना चाहते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। असेसमेंट ऑर्डर आने वाले ना इसके बाद 120 दिन के अंदर असेसमेंट ऑर्डर आ जाने, किसके 120 दिन के अंदर असेसमेंट ऑर्डर आ जाने। अब बचने का क्या तरीका है, आप क्या जमा करवाएं, टैक्स जमा करवाएं, जमा डिफॉल्ट सरचार्ज जमा करवाएं, जमा पेनल्टी, कितनी पेनल्टी, 100%। सर आप कह रहे होंगे सर 100% पेनल्टी जमा करानी तो बेचारे को क्या फायदा हुआ, ये फायदा हुआ कि जेल सेल भी ले जाते हैं कई दफा लोग, और बहुत सी चीजों से बच जाता है, और बदनामी से तो बच ही गया ना, बदनामी से तो बच ही गया। तो डॉगी को आपने बार्किंग करने पे कुछ खिला पिला दिया तो काटने से तो बच गए ना आप, उसको उधर ही खिला पिला दें, सब कुछ को लाख डेट दे दें उसे। अच्छा, तो टैक्स जमा करा दें, डिफॉल्ट सरचार्ज जमा करा दें और 100% पेनल्टी जमा करा दें, देन यू विल फील you will not receive assessment order guy you will not receive assessment order no। लेकिन अगर ये भी जमा ना करवाएं आप, फिर आपके घर क्या आ जाएगा, असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा। तो मोहतरम ये ना 2 जगह पे लिखा हुआ है, जरा तसल्ली से देख लें। एक 26 के 4 में, 26 के 4 में ये लिखा हुआ है, एक पिछले सफे पे भी मैंने छुड़वाया हुआ है, पेज 455 पे .5 उधर भी ये लिखा हुआ है, ये देख लेना यार, 25% और फुल पेनल्टी। तो पेज 455 पे भी यही छुड़वाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर खत्म हो गया। कल हम न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अगले चैप्टर में जो 2-3 सफे रह गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। अच्छा यार एक दफा मुझे पढ़ा लेने दें, फिर मैं नोट करने का टाइम दूंगा। व्हेन फाइलिंग द फॉलोइंग अमाउंट्स विल बी पेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। कई टाइम होते हैं, कई दफा आपको जल्दी वार्निंग मिल जाती है, वो जो सबसे पहले वाला सिनेरियो था वो तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप। Whenever it comes to his ख्याल, ये नोटिस टैक्स वालों की तरफ से नहीं आया, इस नोटिस का मतलब ख्याल है। Whenever it comes to his ख्याल, जब भी आपको ख्याल आ गया, before receipt of notice of audit, whenever it comes to your ख्याल before receipt of notice of audit से पहले, इससे पहले आपको ख्याल आ गया, before receipt of, whenever it comes to his notice before receipt of notice of audit, फिर क्या क्या जमा कराने, शॉर्ट पे टैक्स, कोई पेनल्टी जमा, ड्यूरिंग ऑडिट ख्याल आया, कब ख्याल आया, ड्यूरिंग ऑडिट, या बिफोर रिसीट ऑफ, इस लाइन का मतलब बताएं लॉ मेकर ने क्या लिखा है, ड्यूरिंग ऑडिट और बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस। तो क्या क्या जमा करवाने आपने, टैक्स पॉइंटेड आउट बाय कमी, पॉइंट आउट तो करेगा ना, वो ऑडिट शुरू कर दिया उसने, पॉइंट आउट करेगा ये टैक्स जमा करा दो, जमा, और आखिरी लिमिट हमारी क्या थी, आफ्टर शो कॉज नोटिस के बाद अमाउंट ऑफ टैक्स प्लस 100% पेनल्टी। और अगर आपने ये पे कर दिया सब कुछ, इफ दिस अमाउंट इज पेड शो कॉज नोटिस शैल बी कैंसल्ड, तो शो कॉज नोटिस को उठा के फेंक दें। सिनेरियोस याद करें जरा इंग्लिश में। व्हेनेवर इट कम्स टू हिज ख्याल बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ, इसका नाम लिखें वॉलंटरी रिवीजन, इसे वॉलंटरी रिवीजन कहते हैं। वॉलंटरी क्या मतलब, खुशी से आप रिवाइज, अभी तो नोटिस ऑफ ऑडिट भी नहीं आया था, अभी तो ये बेगम को दावे कर रहा था कि मेरे तो बड़ों के साथ कभी कुछ नहीं हुआ, चल तेरे साथ ही हो गया। अच्छा, तो वॉलंटरी रिवीजन इसे कहते हैं। इसका नाम दोबारा बताएं, व्हेनेवर इट कम्स टू हिज ख्याल बट बिफोर रिसीट ऑफ, और इसका नाम ड्यूरिंग ऑडिट एंड बिफोर शो कॉज नोटिस, और ये हो गया बिफोर शो कॉज नोटिस, तो ये क्या बन गया फिर, आफ्टर शो कॉज नोटिस। तस्वीर खींच लिया, क्या करना है आपने, नोट क्या करना है। 26 का 4 भी है और एक और भी मैंने बताया था, 25 का एक कौन सा है वो,
25 का 5 भी यही है। इसका नाम बताएं। Whenever it comes to his ख्याल, but before, during audit, but before show, after show cause notice। अच्छा यार, ये पिछले सफे में भी ये लिखा हुआ है, उधर रिटर्न रिवाइज करने का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, बस उधर ना टैक्स डिपॉजिट करने का लफ्ज़ लिखा हुआ है। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन विशेस टू डिपॉजिट शॉर्ट पेड और इवेडेड टैक्स with default surcharge voluntarily before receipt of notice, no penalty shall be recovered। वही अंग्रेजी है सारी। If a registered person wishes to deposit short paid or evaded tax with during the audit or after or before show cause notice, तो 25%। और अगर if registered person after show cause notice तो tax evaded, default surcharge plus full penalty। अच्छा यार, जो होमवर्क में आपको सवाल दिया था ना मैंने, उसमें एक एडजस्टमेंट थी। क्वेश्चन नंबर कौन से? 8। यार ये ना जरा समझने वाली एडजस्टमेंट है। एन अमाउंट ऑफ 8,20,000 ये वाली ना, एट अमाउंट ऑफ 8,20,000 पेज 516। एन अमाउंट ऑफ 8,20,000 ऑन अकाउंट ऑफ परचेजेस मेड फ्रॉम इज आउटस्टैंडिंग सिंस जुलाई। तो अगर कभी डेट मिसिंग हो तो 1 जुलाई डाल लिया करें समझने के लिए। जिससे निकल नहीं होता था डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट मिसिंग है तो फर्स्ट डाल ले। तो 1 जुलाई से एक बिल पेंडिंग है। भाईजान कल मैंने बताया था कि क्रेडिटर्स को पे ना करना जुर्म है। अब मुझे बताएं आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है? ये मेरा क्रेडिटर अभी तक है, द बिल इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, परचेजेस का बिल अभी तक आउट सिंस जुलाई से द इनपुट वाज रिकॉर्डेड इन द रेलेवेंट मंथ। जुलाई में इनपुट रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन अब हम खड़े कहां हैं? फरवरी में। जुलाई में इनपुट इसका रिकॉर्ड हो गया था, डेट मिसिंग थी, डेट में रकम डाल लिया करें फिर पेपर में। अच्छा जी, अब भाईजान इसको सजा कब मिलनी है? जब 180 दिन पूरे हों। 1 जुलाई से 180 दिन गिनिएगा। मैं घर से गिन के लाया हूं, दिसंबर में पूरे होंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। दिसंबर में 180 दिन पूरे हो जाएंगे, बेशक गिन लीजिएगा। तो दिसंबर में इसके 180 दिन, तो दिसंबर में सजा मिल गई होगी। हमारा फरवरी का न्यूमेरिकल है, इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करेंगे। हमारा पीछे जनवरी लिखा हुआ है, पीछे शायद मैंने 31 जुलाई अज्यूम कर ली हो डेट लास्ट सेशन में, इस वजह से पीछे अगर जनवरी लिखा हो तो मैंने शायद 31 जुलाई डेट अज्यूम करवा ली हो। तो 1 जुलाई डेट अज्यूम कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। 1 जुलाई डेट अज्यूम कर लिया वो ज्यादा बेहतर है। लिखें, अब पीछे सोल्यूशन में अगर कुछ और भी लिखा हुआ उसको छोड़ें तो लिखें 1 जुलाई के क्रेडिटर को पे ना करें। 1 जुलाई के क्रेडिटर को अगर पे ना करें तो दिसंबर में 180 दिन पूरे हो जाते हैं। 1 जुलाई के क्रेडिटर को अगर पे ना करें तो दिसंबर में 180 दिन पूरे हो जाते हैं। अब हम फरवरी के न्यूमेरिकल में खड़े हैं, इसे दिसंबर में सजा मिल गई। अब हम फरवरी के न्यूमेरिकल में खड़े हैं, इसे दिसंबर में सजा मिल गई होगी। सो इग्नोर दिस एडजस्टमेंट। भाई इस एडजस्टमेंट के ऊपर मैं इससे बात नहीं करूंगा ज्यादा, कल की क्लास का वेट करें। एडजस्टमेंट इग्नोर कराने से बच्चों को, मुझे भी पता चीजें समझ नहीं आती है, एडजस्टमेंट डलवाने से चीजें समझ आती हैं। कल मैंने एक सवाल करवाना है जिसमें इस तरह की एडजस्टमेंट डलवानी है, वो डलवा के न्यूमेरिकल में फिर इसकी तरफ वापस आके इसको रिपीट करेंगे। तो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में वैसे कोई सवाल ना पूछिएगा इस बारे में। इस एडजस्टमेंट को कल मैं दोबारा कराऊंगा।